हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड आने वाले एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल कौन कौन से हैं? 52 से लेकर 62 तक, ये तो डायरेक्ट आर्टिकल हैं। इसके अलावा और भी आर्टिकल हैं जो अलग अलग जगह पर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक की अगर बात हो तो कौन होंगे? तो वो होंगे राष्ट्रपति। इसके अलावा वो सभी सेनाओं के जितनी भी सेनाएं हैं उनके जो प्रमुख होते हैं, वो भी सशस्त्र बलों के जो प्रमुख होते हैं वो भी राष्ट्रपति ही होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं? 52 से लेकर 62 तक, ये डायरेक्ट दिए हैं एक साथ एक लाइन से। इसके अलावा अलग अलग और भी आर्टिकल्स हैं, सारे ही कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं या फिर आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड जितने मैक्सिमम पॉइंट कवर हो सकते हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित मुख्य अनुच्छेद, तो क्या बताया? कहां से? 52 से लेकर 62 तक है। 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या बताया गया? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में यह बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो कहाँ होंगी? वो राष्ट्रपति में ही निहित होंगी। अब राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं, लेकिन जो मुख्य संचालन होता है वो किसके द्वारा होता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या दिया गया है? आर्टिकल 54, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो इनका जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। चुनाव की रीति के बारे में, जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है, किस तरीके से कौन कौन इसमें मतदान करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। फिर आता है इनका कार्यकाल। आर्टिकल 56 में इनके कार्यकाल के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो कार्यकाल के बारे में बताया गया है वो ये है कि 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया है कि इनको पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। 58 में बताया गया उनकी योग्यता के बारे में। 59 में क्या बताया गया कि जो उनकी पद की शर्तें हैं वो उन्हें पूरी करनी होंगी अपने पद के लिए। तो पद की शर्तों के बारे में कहाँ बताया गया है? 59 में बताया गया। फिर आता है आर्टिकल 60, शपथ के बारे में। राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 60 है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 61। यहाँ पर बताया गया महाभियोग। महाभियोग वर्ड केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही इस्तेमाल किया गया है संविधान में। इसका मतलब होता है उन्हें उनके पद से हटाना। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ध्यान रखना, विशिष्ट बहुमत के द्वारा। कौन सा? जो विशेष बहुमत है ना, उसके द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है, विशेष बहुमत। और कौन सा वाला विशेष बहुमत? सबसे ज्यादा जो टफ है, मतलब दोनों ही सदनों के जो कुल सदस्य संख्या का 2/3 होना जरूरी है उनके महाभियोग के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है? 62। आर्टिकल 62 में क्या बताया गया है? उनकी रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। मतलब जब वो उनका पद खाली हो रहा है उससे पहले ही चुनाव करा लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड भी दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए अगर किसी भी रीजन से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। लेकिन 62 में बताया गया है कि रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के पद की अवधि, मतलब जो उनका काम है वो समाप्त होने से पहले, उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त होने से पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अब डिटेल में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद कौन सा है? ये है 54। तो क्या बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होगा। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? तो ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कौन से? निर्वाचित सदस्य। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, निर्वाचित। जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये कहाँ बताया गया? आर्टिकल 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा होगा, जिसमें कौन? लोकसभा और राज्यसभा, मतलब दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 55, जहां पर क्या बताया गया? चुनाव के तरीके के बारे में बताया गया है। चुनाव का तरीका क्या होगा? तो ये होगा, अप्रत्यक्ष तो होता ही है, ये एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। और ये चुनाव गुप्त मतदान, मतलब ये जो मतदान होता है चुनाव में वो कैसा मतदान होता है? ये गुप्त मतदान होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो ये कितने का कार्यकाल क्या होता है? 5 साल के लिए होता है। कहाँ बताया गया है? ये आर्टिकल 56 में बताया गया है। तो 56 में क्या बताया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी अपना पदभार ग्रहण
नहीं कर लेते, मतलब जब तक पदभार ग्रहण नहीं करेंगे उनका उत्तराधिकारी, जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। राष्ट्रपति किसको देंगे अपना त्यागपत्र? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। अगर उन्हें त्यागपत्र देना है तो किसको देंगे? वो देंगे उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल कौन सा है? 56 में बताया गया। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई उल्लंघन होता है राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का तो उन्हें महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है, जिसका आर्टिकल है 61। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता तो यही है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। और एज के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो एज से रिलेटेड ध्यान रखना है 35 ईयर। अब यहाँ पर एज की बात आ ही गई है तो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, इनकी एज कितनी होती है? जो विधान परिषद होती है 6 राज्यों में है, इनके जो सदस्य होते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? उनकी एज होनी चाहिए 30 ईयर। इसके अलावा जो एमएलए होते हैं, कौन एमएलए? विधायक और एमपी, लोकसभा के जो एमपी होते हैं, लोकसभा के सदस्य, तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए? उनके लिए एज होनी चाहिए 25 ईयर्स। एमएलए मतलब विधायक और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 साल, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 साल। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 35 ईयर एज होना मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम 35 ईयर एज होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए। इसके अलावा जो उनकी योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु उनकी पूरी हो चुकी हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। लेकिन वो किसी भी सदस्य नहीं, मतलब किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वो किसी भी लाभ के पद पर है। कौन कौन से? भारत सरकार के, राज्य सरकार के या फिर उप सरकारों में से किसी के भी नियंत्रण अधीन कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकार, तो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा शर्तें क्या क्या हैं? शर्त यह है कि वो किसी भी सदन का, किसी भी राज्य के विधानमंडल के, मतलब चाहे विधानमंडल हो, विधानमंडल के मतलब 2 सदन हो गए और संसद का मतलब 2 सदन हो गए, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना तो लोकसभा, ना राज्यसभा। संसद के किसी भी सदन का मतलब यही हुआ, और विधानमंडल के सदन का मतलब क्या हुआ? ना ही विधानसभा और ना ही विधान परिषद, किसी के भी सदस्य नहीं होने चाहिए। लाभ के पद धारण नहीं करना चाहिए। उनके जो वेतन भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम या घटाए नहीं जाएंगे। अब आती है शपथ की बारी। तो आर्टिकल कौन सा है? 60 में इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा? शपथ ग्रहण करेगा। और इनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और अगर वो एब्सेंट हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठतम, जो भी मोस्ट सीनियर जज होगा वो शपथ दिलाएगा। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अभी बताया आर्टिकल कौन सा है? 61। और ये प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया है, ये ध्यान रखना है। जटिल प्रक्रिया में क्या है कि कुल सदस्य, पहले यहां से देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर महाभियोग चलाया जाना है तो ऐसा आरोप अगर पेश किया जाता है तो कम से कम 14 दिन की पहले सूचना दी जाएगी, 14 दिन पहले ही ये सूचना दी जाएगी। इसके अलावा क्या है कि जो ऐसा प्रस्ताव अगर आता है तो उस पर कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, मतलब 14 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा प्रस्ताव आता है सदन में तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। और ऐसा प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जब संसद के किसी भी सदन द्वारा कोई आरोप लगाया जाता है तो दूसरा सदन उस आरोप की जांच करेगा। और अगर ऐसी जांच में ये मान लिया जाता है, अगर ऐसी जांच में उपस्थित राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, और आरोपों की जांच कर रहा सदन जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो आरोपों को बरकरार रखता है, तो इसके परिणाम स्वरूप प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है। लास्ट यहाँ पर क्या है? 62 में क्या बताया गया कि अगर रिक्ति होती है, अगर उनका पद खाली होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। अगर ऐसा कोई रीजन आ जाता है जहां पर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें, उनकी मृत्यु हो जाए या उनके पद से हटाए जाने का कोई भी कारण हो, तो उस समय रिक्तियां तुरंत भर ली जाएंगी, तुरंत उनका चुनाव कराया जाएगा। और ये मैक्सिमम कितना? 6 महीने के अंदर अंदर, जब उनका
चुनाव रिक्ति की तिथि से 6 महीने के अंदर आयोजित किए जाने चाहिए। 6 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर दोबारा राष्ट्रपति सिलेक्ट हो जाना चाहिए, चुनाव उनका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्तियां। तो इनकी जो शक्तियां हैं वो है कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और इनकी क्षमादान की शक्ति भी होती है। तो अभी पहले क्या देखते हैं, कार्यकारी शक्ति के बारे में। तो जो इनकी कार्यकारी शक्ति होती है वो आर्टिकल 53 में बताया गया है कि संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी वो कहाँ, राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति ही उस राज्य के सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। जो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च कमांडर होंगे सशस्त्र बलों के। इसके अलावा जो विधायी शक्तियां, यहाँ पर क्या बताया गया है, आर्टिकल 79 में क्या बताया गया, संसद के बारे में, कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनेगी। तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का हिस्सा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा या किसी भी सदन को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है या लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 में ये बताया गया कि राष्ट्रपति समय समय पर लोकसभा या किसी भी सदन को बुला सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं या फिर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 86 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है। इसके अलावा आता है आर्टिकल 111, ये बताई गई है राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। मतलब राष्ट्रपति या तो विधेयकों को स्वीकृत देगा जो कानून बन जाएंगे। मतलब राष्ट्रपति अगर किसी भी कानून को बनाने के लिए राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य है, मतलब राष्ट्रपति को अपने साइन करने ही होंगे अगर कोई भी विधेयक कानून बनाना है तो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की जो पावर है वो क्या है कि उनको साइन के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो राष्ट्रपति या तो विधेयकों को स्वीकृति देगा जो कानून बन जाएंगे, और अगर स्वीकृति रोक लेगा तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 111, इसको अलग से पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या बताया गया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 123, यहाँ पर है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी कब किया जाता है, जब संसद का कोई भी सदन काम ना कर रहा हो, तो संसद का जो सत्र है वो ना चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी किया जाता है जिसका संसद द्वारा पारित कानूनों के समान बल और प्रभाव भी रहता है, लेकिन उसको बाद में दोनों ही सदनों में पास होना जरूरी होता है। तो अध्यादेश जब जारी किया जाता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, और कब ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहां पर कानून बनना बहुत जरूरी है बट सत्र नहीं चल रहा है, तब ये अध्यादेश जारी किया जाता है। बट उसको बाद में, उस अध्यादेश को बाद में दोनों ही सदनों से पारित होना जरूरी होता है, तभी वो कानून बनता है। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 है, ये भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी को भी चाहे तो सजा को कम कर सकते हैं। क्या है, माफ कर, या तो सजा को निलंबित कर सकते हैं, राहत या माफ कर सकते हैं, विलंब कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, और या फिर उसका लघुकरण मतलब कम कर सकते हैं। जब सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी जाती है, जब दंड या सजा ऐसे विषयों से संबंधित है किसी कानून के उल्लंघन के लिए, विरुद्ध अपराध के लिए दी जाती है जिन तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। मतलब जहां तक राष्ट्रपति का विस्तार है वहां तक वो सजा को कम कर सकते हैं या फिर उसको बिल्कुल माफ भी कर सकते हैं। जब किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है तो वो इसको इम्प्रिजनमेंट में या फिर उसको बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्तियां। तो आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं, कि आपातकाल शक्तियां 3 तरह की हैं। कौन कौन सी, तो 3 तरह का आपातकाल लगता है। एक कौन सा लगता है कि अगर राष्ट्रपति युद्ध, भारी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 52। और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर काम नहीं कर रही होती है, काम करने में असमर्थ है, तो कौन सा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 356 है। और यदि भारत की वित्तीय स्थिति, ये जो वित्तीय आपातकाल होता है, आर्टिकल कौन सा है, 360। तो ध्यान रखना ये भी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारी आक्रमण हो सकता है या फिर कोई भी युद्ध का माहौल है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकती है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, जो राज्य में लगती है इमरजेंसी। इसके अलावा क्या होता है, वित्तीय आपातकाल। अगर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है तो वित्त से रिलेटेड कभी लगता है कि स्थिरता नहीं है तो वित्तीय आपातकाल भी लगाया जा सकता है, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और नेशनल इमरजेंसी कितने बार लग चुकी है, तो ये 3 बार लग चुकी है। और अभी राज्यों में जो ये राष्ट्रपति का जो शासन होता है, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं, अलग अलग तरीके से लगाया जा चुका है कई बार। इसके अलावा आता है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में क्या है, आर्टिकल 143। इसके तहत क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने का उन्हें अधिकार है। कौन कौन से मामलों में, कानूनी मामले में, संवैधानिक मामले में और सार्वजनिक महत्व के मामले में। अब आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आर्टिकल 108 के बारे में आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन फॉर द डे यही है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच।